हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑन द लाइंस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इन शॉर्ट NIRF। यानी कि इनमें से कौन सा राज्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NIRF की तर्ज पर इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। इनमें से वो स्टेट है ऑप्शन ए केरल। केरल स्टेट जो है वो बन गया है पहला स्टेट जिसने लॉन्च किया है इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को, और किसकी तर्ज पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NIRF की तर्ज पर। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। केरल ने हिस्ट्री रच दी है, जहां पर ये बन गया है पहला स्टेट जिसने इंट्रोड्यूस किया है खुद का रैंकिंग सिस्टम। किसके लिए? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसके बाद 3 मई 2023 को केरल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल इन शॉर्ट KSHEC ने लॉन्च किया है केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट KIRF को, जो कि आधारित है किस पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क पर, इन शॉर्ट NIRF पर। इसके बाद KIRF का एम क्या है कि इंट्रोड्यूस करना है और ज़्यादा डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर अप्रोच, यानी कि लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष अप्रोच। किसके लिए? रैंकिंग सिस्टम के लिए स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है हायर एजुकेशन मिनिस्टर R बिंदु ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया है केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट KIRF को, जिसको डिज़ाइन किया गया है इवेल्युएट करने के लिए, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए क्वालिटी। और किसकी क्वालिटी? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की केरल में। इसके बाद KIRF ये आधारित है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पर, इन शॉर्ट NIRF पर, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर साल। किसके द्वारा? केरल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल इन शॉर्ट KSHEC द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में इस पहल ने केरल को बना दिया है फर्स्ट स्टेट इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क, स्पेशली जो है किसके लिए? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कई अलग तरह की कैटेगरीज होंगी, जैसे कि कौन कौन सी? ओवरऑल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ एंड टीचर एजुकेशन। इस तरह की कुछ अलग अलग कैटेगरीज होंगी केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। देन इसके बाद केरल के हायर एजुकेशन मिनिस्टर R बिंदु ने जोर दिया है कि ये जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है फोकस करेगा कई मुख्य एरियाज़ पर, यानी कि कई की एरियाज़ पर फोकस करेगा, जिसमें इंक्लूड होंगे सबसे पहले तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज इन शॉर्ट TLR। देन इसके बाद कौन सा एरिया होगा? नॉलेज, डिसैमिनेशन एंड रिसर्च एक्सीलेंस इन शॉर्ट KDRE, ग्रेजुएशन आउटकम इन शॉर्ट GO, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी OI। तो इन जो है सेवरल की एरियाज़ पर फोकस किया जाएगा, और जहां पर ये जो की एरियाज़ हैं, यानी कि ये कंपोनेंट्स जो हैं, इन्हें NIRF द्वारा भी फॉलो किया जाता है। देन इसके बाद ये जो फ्रेमवर्क है इसको विकसित किया गया है टीम द्वारा, जिसको लीड किया गया है गनगन प्रतापन द्वारा, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं CUSAT यानी कि कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। ये एक रैंकिंग मेथडोलॉजी है, यानी कि रैंकिंग पद्धति है, जिसको अपनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रैंक करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को हायर एजुकेशन के इंडिया में, और लॉन्च किया गया था NIRF को कब? 29 सितंबर 2015 को। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच स्कूल ऑफ हिंदुइज्म dwelt and refined many treatises on epistemology that widely influenced other schools of Hinduism। यानी कि हिंदू धर्म के किस विद्यालय ने ज्ञान मीमांसा पर कई ग्रंथों को विकसित और परिष्कृत किया, जिसने हिंदू धर्म के अन्य स्कूलों को व्यापक रूप से प्रभावित किया? इनमें से वो स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है ऑप्शन सी, न्याय स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom God is the sole author of Ved and according to Mimamsa Vedas are self-existent। यानी कि किसके अनुसार भगवान वेद के एकमात्र लेखक है, और मीमांसा के अनुसार वेद स्वयं अस्तित्व है। ये है इनमें से ऑप्शन डी, न्याय के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आर डिफाइंड बाय डैश। यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया है इनमें से ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज से, यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो जलवायु परिवर्तन है
क्योटो प्रोटोकॉल लाया था किसको? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को। इसके बाद जहां पर एग्रीमेंट किन के बीच में? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, यानी कि एक तो विकसित देश और दूसरे विकासशील देश, इनके बीच में समझौता है जहां पर रिड्यूस करना है एमिशन को, उत्सर्जन को, ताकि बचाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके किसे? ओजोन लेयर को, और कोशिश की जा सके क्लीनर इन्वायरमेंट के लिए। तो उसके लिए लाया गया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को, किसके द्वारा? क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। देन इसके बाद क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इन शॉर्ट CDM हम इसे कहेंगे। तो ये प्रोडक्ट है किसका? क्योटो प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट पॉइंट में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 के अंडर प्रोटोकॉल के, और क्योटो प्रोटोकॉल ने लॉन्च किया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बैटल करने के लिए क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसको मैनेज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा, इन शॉर्ट UNFCCC द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? UNFCCC द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम थोड़ा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में 1997 में, और ये कब से प्रभाव में आया? 2005 से। इसके बाद पहला कमिटमेंट पीरियड की अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल का, वो शुरू हुआ 2008 में, और कब समाप्त हुआ? 2012 में। तो टाइम पीरियड क्या है क्योटो प्रोटोकॉल के फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड का? 2008 से 2012 तक। इसके बाद फेज़ 2 आया, और ये कब से कब तक था? 2013 से 2020 तक, जिसने टारगेट दिया रिड्यूस करने के लिए एमिशन को एटलीस्ट जो है 18%, किनके द्वारा? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का? कि रिड्यूस करना है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को, उत्सर्जन को, और जो प्रेजेंस है ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में, उसको कम करना है। देन इसके बाद जो टारगेटेड गैसेस थी, जिन गैसेस पर टारगेट किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर, वो कुछ इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोकार्बन्स। तो इन गैसेस को टारगेट किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर, यानी कि इन गैसेस को रिड्यूस किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय हुम इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, इन शॉर्ट SDGs इंडिया इंडेक्स रिलीज्ड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स ये रिलीज किया जाता है, इनमें से ऑप्शन सी नीति आयोग द्वारा। तो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन शॉर्ट SDGs, ये कलेक्शन है जहां पर आप सभी को पता होगा 17 ग्लोबल गोल्स का ये कलेक्शन है, और 169 स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव किया जाना है कब तक? 2030 तक। इसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको सेट किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा, इन शॉर्ट UNGA द्वारा। कब? 2015 में। कौन से साल तक के लिए? 2030 तक के लिए। इसके बाद एम क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 का? कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, यानी कि हमारी दुनिया को बदलना है, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 का। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया था ब्रटलैंड कमीशन में। उनकी जो रिपोर्ट थी आर कॉमन फ्यूचर, जो पब्लिश हुई थी 1987 में, उसमें डिफाइन किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्होंने रिप्लेस किया है किन्हें? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, इन शॉर्ट MDGs को, जिनको अपनाया था हमने 2000 में, और उनको कब तक अचीव करना था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को? 2015 तक। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की काफ़ी वीडियोस जो है आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं ऑप्शन सी 3 मार्च को, जहाँ पर पर्पस क्या है कि सेलिब्रेट करना है और रेज करना है अवेयरनेस किसके बारे में? जो वर्ल्ड के वाइल्ड फौना और फ्लोरा हैं, यानी कि विश्व के वन्य जीवों, जो पशु वर्ग है, और वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जागरूकता फैलाना है और उनका पालन करना है। इसके अलावा थीम हमें पता होना चाहिए 2023 का, इसी साल का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का, तो वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। ये थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 का। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।